नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा शर्मा है। मैं आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। आज जो टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं वह है मेथड ऑफ एक्सपोजिशन यानी कि विवरणात्मक विधियाँ, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के अंतर्गत आता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों का एक प्रकार है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह जो टॉपिक है ये सेमेस्टर 1 का जो पेपर है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसे हम बीएड के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसमें सम्मिलित है। चलिए अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक तरीके से कहा जाए कि मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों का एक तरीके से प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए करती है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो मनोविज्ञान जो शैक्षिक परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार को समझने, उनको नियंत्रित करने, उनका अनुमान लगाने या उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करने से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराता है, एक तरीके से वही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत सी विधियों का प्रयोग करता है। क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वो मनोविज्ञान की ही एक प्रयुक्त शाखा है, एक शाखा है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां हैं वो मनोविज्ञान की विधियों से भिन्न नहीं हो सकती हैं। वास्तव में यदि कहा जाए, मनोविज्ञान के द्वारा व्यवहार के अध्ययन में प्रयुक्त की जाने वाली जितनी भी विधियां हैं, उन्हीं का प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान भी करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अंतर्दर्शन विधि, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड के नाम से जानते हैं, एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, बहिर्दर्शन विधि या केस हिस्ट्री मेथड, डेवलपमेंटल मेथड, कंपैरेटिव मेथड, साइको एनालिटिकल मेथड, जिसे हम मनोविश्लेषणात्मक विधि के नाम से जानते हैं, जिसे फ्रायड ने दिया है, बहुत ही पॉपुलर मेथड है। इसके अलावा सर्वे मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, जिसे सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है। ये जितनी भी तमाम विधियां हैं, जिनमें से मैंने कुछ के नाम लिए हैं, इन सभी का प्रयोग एक तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन में या अपने जो भी कार्य है उनमें प्रयुक्त करता है। इन विधियों को मोटे तौर पे बांटा गया है, जैसे कि अगर हम बात करें, इसको मोटे मोटे तौर पे कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि अगर इसको 3 श्रेणियों में कैटेगराइज किया गया है, न सामान्यतः हम देखते हैं। एक है मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण विधियाँ, जिसके अंतर्गत इंट्रोस्पेक्शन मेथड और एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड आ जाते हैं। इसके अलावा मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट है, जो प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा है मेथड ऑफ एक्सपोजिशन, विवरणात्मक विधियाँ। जो ये विवरणात्मक विधियाँ हैं, मेथड ऑफ एक्सपोजिशन है, इसके अंतर्गत बहुत सी उपविधियाँ आती हैं। आज हम इसी मेथड ऑफ एक्सपोजिशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मेथड ऑफ एक्सपोजिशन यानी कि जिसको हम हिंदी में विवरणात्मक विधियों के नाम से भी जानते हैं, यह शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियों में से एक विधि है, जिसका प्रयोग मानव के जो व्यवहार है उसको जानने में किया जाता है। वैसे तो मेथड ऑफ एक्सपोजिशन के अंतर्गत बहुत सी विधियां आती हैं, लेकिन यहाँ हम आज जो है कुछ ही विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें से सबसे पहली विधि है डिफरेंशियल मेथड, जिसे हम हिंदी में विवरणात्मक विधियाँ या फिर अंतर विभेदक विधि के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि यह किसी के मध्य अंतर करने की पद्धति है। इस विधि के द्वारा हम अंतर को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन किसके अंतर को ज्ञात कर सकते हैं, इसे हम देखते हैं। मेथड ऑफ स्टडिंग डिफरेंसेस विद इन द सेम इंडिविजुअल, यह एक ही व्यक्ति के भीतर या उसके अंदर जो अंतर है उसका अध्ययन करती है, या फिर हम कहें बिटवीन इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, विभिन्न समूहों में व्यक्तियों के बीच अंतर का अध्ययन करने के लिए यह विधि उपयोग में लाई जाती है। इस विधि को करने के लिए बहुत सी उपविधियां बताई गई हैं, जिनका प्रयोग करके हम डिफरेंशियल मेथड को कंडक्ट कर सकते हैं। वे विधियां कौन सी हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध विधि। अगली है फील्ड सर्वे
यानी कि जिसे हम क्षेत्र सर्वेक्षण विधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज अनुदैर्ध्य विधि यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मेथड, और नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शनल यानी कि क्रॉस अनुभागीय विधि। चलिए अब हम इसके कुछ मेरिट्स के बारे में जानते हैं कि डिफरेंशियल मेथड को इस्तेमाल करने के पीछे कौन कौन से गुण हैं जिसके द्वारा जो है हम डिफरेंशियल मेथड को यूज़ करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में। जिसमें सबसे पहला आता है इट डिटरमाइन प्रेजेंट ट्रेंड्स एंड सॉल्व करंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। यह जो है प्रेजेंट ट्रेंड्स को निर्धारित करती है, उसको जानती है और वर्तमान जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उसको हल करने में सहायक सिद्ध होती है। अगली जो इसकी मेरिट है वो है इट सजेस्ट द कोर्स ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट्स फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर प्रॉब्लम्स। उन लोगों के लिए भविष्य के विकास के पाठ्यक्रम को एक तरीके से दर्शाती है यह विधि जो समान समस्याओं में रुचि रखती है। आगे हम बात करते हैं इसके अवगुण की। इसका एक ही अवगुण है जिसको हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, वो है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। इसके द्वारा जो प्राप्त आंकड़े होते हैं उसमें ज़्यादा संभावना हेरफेर की होती है, इसलिए इस मेथड में एक तरीके से कहा जाए ये इसका बहुत बड़ा अवगुण होता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अगली विधि की जो है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड जो है एक तरीके से इसको कहा जाता है इट इज़ अ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल केस। किसी एक व्यक्तिगत मामले का अध्ययन इस विधि के द्वारा किया जाता है। आगे हम देखते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर स्टडीइंग द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ ए माल एडजस्टेड और डेविएंट इंडिविजुअल। इसका प्रयोग आमतौर पर जो माल एडजस्टेड या डेविएंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, जो उनके व्यवहार की समस्याएं होती हैं, उनका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में चलते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है। किसी व्यक्ति विशेष या फिर जो वंश विशेष कहा जाए या फिर वर्ग विशेष की जो विलक्षणता होती है या फिर उनकी समस्याएं होती हैं उनको जानना होता है, तब मनोवैज्ञानिक इस विधि का उपयोग करती हैं। जिस व्यक्ति की विलक्षणता का एक तरीके से कहा जाए कि जो शैक्षिक अध्ययन किया जाता है वह कोई या तो अपराधी हो सकता है, मानसिक रोगी हो सकता है, या फिर झगड़ालू प्रवृत्ति का हो सकता है, प्रतिभाशाली हो सकता है, समाज विरोधी कार्य करने वाला हो सकता है, या समस्यात्मक बालक, कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति की उसकी जो विलक्षणता है जो उसे डेविएट कर रहा है अदर इंडिविजुअल से, उसका कारण एक तरीके से उसका जो भौतिक है, पारिवारिक है या सामाजिक वातावरण हो सकता है, उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है कि किन कारणों की वजह से उसके अंदर ये विलक्षणता आई है। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वे व्यक्ति के विलक्षण व्यवहार के वास्तविक कारण को जानने के लिए उसके अध्ययन, उसके जीवन, एक तरीके से जो जीवन का पूर्ण इतिहास होता है उसका अध्ययन करते हैं। और वे उस व्यक्ति के माता पिता हो गए, उसके भाई बहन, पड़ोसी, संबंधी, मित्र हो गए, अध्यापक हो गए, जितने भी व्यक्ति उससे जुड़े रहे हैं, उन व्यक्तियों के द्वारा जो भी उसके विगत में किए गए जो भी क्रियाकलाप हैं उसके संबंध में एक तरीके से कहा जाए विस्तृत जानकारी एकत्रित करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। कभी कभी व्यक्ति के जो वंशानुक्रम होते हैं, उसकी हेरिडिटी होती है, पारिवारिक या जो सामाजिक जो वातावरण होता है व्यक्ति का या बालक का, उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है, उसकी जो शैक्षिक या मानसिक या कहा जाए कि भावात्मक या संवेगात्मक जो विकास होते हैं, उसकी जो रुचियां होती हैं, अनुभव से संबंधित सूचनाओं को एक तरीके से एकत्रित किया जाता है और उस कारण को खोजने का प्रयास किया जाता है जिसके वजह से व्यक्ति के व्यवहार में विलक्षणता उत्पन्न हुई है। इस तरीके से यह विधि एक बहुत ही उपयोगी विधि मानी जाती है। आगे हम देखते हैं इस विधि को करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। वे स्टेप्स क्या हैं इन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। हमें सबसे पहले समस्या की पहचान करनी होगी कि आखिर समस्या है क्या।
समस्या पहचानने के बाद हम करते हैं जो मामले हैं उससे संबंधित सबसे संभावित जो प्रतिपक्षी होगा उसका निर्धारण किया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं सेकंड पॉइंट में, ए डिटर्मिनेशन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एंटीसीडेंट्स ऑफ द केस। देन आफ्टर दैट फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, उसका निरूपण किया जाता है। इसको करने के बाद हम जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो हम वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं, उस परिकल्पना का सत्यापन करते हैं। उसके आधार पे हम कुछ उपचारात्मक कदम उठाते हैं, रेमेडियल स्टेप्स लिए जाते हैं। उसके उपरांत फॉलो अप ऑफ द केसेस, यानी कि मामले का एक तरीके से फॉलो अप किया जाता है। समय समय पे उसे बीच बीच में देखना अनिवार्य हो जाता है। आगे हम देखते हैं इस विधि के कुछ मेरिट्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली मेरिट है, इट कंसिडर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन। यह जो है बालक के प्रत्येक पक्ष, जो भी पक्ष होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, इसके जो संपूर्ण पक्ष होते हैं उनको कवर अप करता है, उनसे जानकारी को प्राप्त करता है। अगला जो इसका मेरिट है वो है हाईली रिलायबल। इसके द्वारा प्राप्त आंकड़े जो हैं वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये एक व्यक्ति के, एक इंडिविजुअल के, एक चाइल्ड के संपूर्ण पक्षों का अवलोकन करता है। एक तरीके से उसके जीवन के पूर्व जो भी उसका इतिहास रहा है उसको जानने का प्रयास करता है तथा उसके आधार पे जो कारण हैं उनको एक तरीके से निकालने का कार्य करता है। इसलिए इस विधि को हाईली रिलायबल माना गया है। देन सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स, उनके आधार पे यह जो है जो रेमेडियल मेजर्स होते हैं उनको बताता है, सुधारात्मक जो उपाय होते हैं उनको बताया जाता है। ये इस विधि की खासियत होती है। आगे हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ द केस स्टडी मेथड। कौन कौन से डीमेरिट्स हैं? सबसे पहले जो डीमेरिट है उसका यही है कि इसमें बहुत समय लगता है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। इसके लिए हमें बहुत समय देने की आवश्यकता होती है और बहुत ही गहनता से चूँकि हमें अध्ययन करना होता है, इसलिए इसके किसी भी पक्ष में हम लापरवाही नहीं कर सकते हैं। सो इट टेक टाइम। देन नेक्स्ट इज़ नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट। इसमें बहुत प्रयास की ज़रूरत होती है क्योंकि व्यक्ति के सभी पक्षों का आकलन करना होता है, इसलिए इसके लिए उतने ही एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। देन रिक्वायर्स टेक्निकल प्रोफिशिएंसी। जो तकनीकी दक्षता होती है उसके आधार के बिना हम इस विधि को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसमें पूरी तरीके से प्रोफिशिएंसी नहीं लिए होंगे। ये है केस स्टडी मेथड। बात करते हैं डेवलपमेंटल मेथड की। जो नेक्स्ट विधि है एक्सपोजिशन मेथड की, यानी कि विकासात्मक विधि, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जेनेटिक मेथड। इसे जेनेटिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जर्विंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ। इस विधि के माध्यम से हम जो हैं विकास की अवधि जो होती है, पीरियड ऑफ ग्रोथ, कैसे कैसे व्यक्ति का विकास हुआ है उसका अवलोकन किया जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इट स्टडीज़ द सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यह जो व्यक्ति है उसके जो सिस्टमैटिक डेवलपमेंट जैसे जैसे उसका हुआ है उसकी स्टडी करता है। देन नेक्स्ट इज इट स्टडीज़ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू द एडल्टहुड। यह जो व्यक्ति के संपूर्ण पक्ष हैं, जैसे जिसे हम शारीरिक के नाम से जानते हैं, जो शारीरिक पक्ष होता है, सामाजिक पक्ष होता है, मानसिक पक्ष होता है, नैतिक पक्ष होता है, भाषाई होता है, भावनात्मक होता है, इन सभी पक्षों को देखता है उसके जन्म से लेकर के उसके एडल्टहुड तक। आगे हम देखते हैं इस विधि को इस्तेमाल किया जाता है ख़ास तौर से जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है, विकासात्मक जो मनोविज्ञान होता है, उसके क्षेत्र में इसको सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकल, सोशल, मॉरल, लैंग्वेज और इमोशंस आर ऑब्जर्व्ड इन द चिल्ड्रन थ्रू दिस मेथड। आगे हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ डेवलपमेंटल मेथड।
कौन कौन सी विधियां हैं जिनका उपयोग जो है इस विधि के अंतर्गत किया जा सकता है, जो उप विधियों के नाम से हम जानते हैं इनकी, जिसमें सबसे पहला आता है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल यानी कि जिसे क्रॉस अनुभागीय अध्ययन या पार अनुभागीय अध्ययन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी इसकी विधि है लॉन्गिट्यूडनल मेथड यानी कि अनुदैर्घ्य अध्ययन या पद्धति। जो लॉन्गिट्यूडनल जो क्रॉस सेक्शनल मेथड है, इसमें जो है क्या किया जाता है, एक जो चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप विल बी स्टडी साइमल्टेनियसली। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के बालकों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। और इधर दूसरी तरफ जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती है, इसमें क्या किया जाता है, द सेम चाइल्ड विल बी स्टडीड इन डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। जीवन के जितने भी चरण होते हैं उसमें एक ही बच्चे का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से इस विधि को कंडक्ट किया जाता है इन दो विधियों के माध्यम से। पहला है क्रॉस सेक्शनल और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल मेथड। आगे हम बात करते हैं इसके मेरिट्स की कि कौन कौन से गुण हैं इस विधि में। पहला है इट अंडरस्टैंड द बिहेवियर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। जो हेरिडिटी है यानी कि वंशानुक्रम है और जो पर्यावरणीय प्रभाव है, इसके दृष्टिकोण से व्यवहार को समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। इसकी एक ही डीमेरिट है, या फिर हम कह सकते हैं इट टेक्स मोर टाइम एंड मोर एनर्जी। इस विधि में बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि यह एक व्यक्ति के विकास के संपूर्ण पक्षों का एक तरीके से अवलोकन करती है। अब हम बात करते हैं अगली विधि की, जिसे जो है कंपैरेटिव मेथड कहा जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें जो है सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कंपैरेटिवली स्टडीड। इसमें किसी एक तरीके से कहा है, इस पद्धति में मानव के व्यवहार से संबंधित जो भी समानताएं हैं या जो भी असमानताएं हैं, उसका एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसको उपयोग में लाया जाता है जब हम किसी दो स्पीसीज़ के बिहेवियर को कंपेयर करते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में बच्चे बढ़ने वाले होते हैं, उनका कंपेयर करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। या फिर जो बालक और बालिका होती हैं, उनके व्यवहार को कंपेयर करना होता है, तब हम इस विधि का उपयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं इसकी विशेषताओं को। इस विधि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसमें सबसे पहला है एक्सपेरिमेंट्स विच कैन नॉट बी डन ऑन ह्यूमन बीइंग इज़ डन ऑन एनिमल। इस प्रयोग को करने की यह जो प्रयोग है, इसको करने की जो विधि है, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो मनुष्य पे कंडक्ट नहीं की जा सकती है, उसे हम जानवरों पे कंडक्ट करके देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं इट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर बिकम्स ईजियर। इसके उपयोग से मानव व्यवहार को समझना आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड की। कौन कौन से लिमिटेशंस हैं इसके, जिसमें सबसे पहला है रूल्स मेड ओवर एनिमल्स कैन नॉट बी यूज्ड ऑन ह्यूमंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो एनिमल्स के लिए जो भी रूल्स बनाए गए होंगे, जाहिर सी बात है उनको हम मनुष्यों पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के व्यवहार में काफ़ी अंतर होता है। मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है और जो एनिमल्स होते हैं उनका दिमाग काफ़ी सूक्ष्म होता है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इट ऑन अदर। हम इस विधि का उपयोग एक तरीके से कहा जाए, किसी एक विधि एक व्यक्ति पे अगर हमने अप्लाई किया है तो उसको दूसरे पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का जो शारीरिक गठन होता है, जो उसके इनहेरिटेंस होती है, जो उसकी सिचुएशन होती है, वो अलग अलग होती है। इसलिए इसे एक दूसरे पे लागू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। चलिए अब हम बात करते हैं समरी कि आज हमने क्या क्या अध्ययन किया। मेथड ऑफ एक्सपोजिशन के अंतर्गत आज हम लोगों ने जिन विधियों को देखा वो है डिफरेंशियल मेथड, केस स्टडी मेथड,
डेवलपमेंटल मेथड एंड कंपैरेटिव मेथड। डिफरेंशियल मेथड, केस स्टडी मेथड, डेवलपमेंटल मेथड एंड कंपैरेटिव मेथड, इन विधियों के बारे में हमने जाना, इनकी विशेषताओं के बारे में जाना, इनकी उपविधियों के बारे में आज हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, इनके क्या गुण और अवगुण हैं, इन्हें हमने आज देखा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।